हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल दीवान और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपके पास एक खुशखबरी भी आप मान सकते हो, क्योंकि 2-3 साल से आपकी वैकेंसी आरजेएस की नहीं आ रही थी और अभी जब आई है तो बहुत ही जल्दी आपका शेड्यूल भी बता दिया गया है कि 16 जून 2024 को मतलब 2024 को आपका एग्ज़ाम प्री का होने वाला है। तो वैसे तो वैकेंसी आने ही नहीं थी, लेकिन अभी आ गई है तो ये बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम होने वाला है प्री का, है ना। तो हम थोड़ी छोटी छोटी बातें जो हैं अपन को जो आपकी नोटिफिकेशन में आई हैं उनके बारे में समझ लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं वो। जैसे कि सबसे पहले कि ये वैकेंसी आई कितनी है। टोटल वैकेंसी जो है आपकी, देखिए आरजेएस की जो टोटल वैकेंसी है वो 222 है, ठीक है। जिसमें से इन्होंने 3 साल की वैकेंसीज को जोड़ दिया है। एक तो 2022 की वैकेंसी है, एक 2023 की वैकेंसी है और एक 2024 की वैकेंसी है, ठीक है। अब ये जो 2022 की वैकेंसी है ये कितनी थी आपकी, जो छूट गई थी वो थी 83। 2023 में कितनी वैकेंसी निकल के आई थी, तो वो थी आपकी 57। और अब जो आज लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है और जो इससे पहले निकल के आया था, अब वो मर्ज होकर के जो वैकेंसी निकल के आई है आपकी वो हो गई आपकी इस ईयर की 2024 की जो वैकेंसी है वो है 82। तो अब जो नोटिफिकेशन है इसके तहत क्या हो गया है, ये सारी वैकेंसी अब मर्ज हो गई हैं, क्योंकि पेपर 3 साल बाद हो रहा है। तो अब कितनी हो गई टोटल वैकेंसी, 222 वैकेंसी आपके सामने है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, क्योंकि 3 साल से नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब इनकी थोड़ी सी जल्दबाजी रही है या जो भी दिक्कत है, लेकिन अब आपके सामने नोटिफिकेशन तो आ ही गया है। ये जो पेपर होने वाला है वो हो कब रहा है, तो आपको पता ही चल गया है 16 जून 2024 को हो रहा है, ठीक है। तो 16 जून 2024 को इन्होंने ये पेपर रखा है। ये पेपर होगा कहाँ पे, इन्होंने ये भी डिसाइड कर दिया है। तो ये कह रहे हैं कि या तो ये पेपर एक तो जोधपुर इसका सेंटर बनेगा और दूसरा इसका सेंटर बनेगा जयपुर। लेकिन जब आप नोटिफिकेशन को पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है कि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हुए तो उस केस में क्या होगा, तो कह रहे हैं कि हम और भी सेंटर बना सकते हैं और ये जो 16 तारीख की डेट है ना आपकी, ये क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने होते हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि कहाँ सेंटर हो रहा है आपके। जनरली तो आपके जो पहले से आ रहे हैं जोधपुर और जयपुर वही यहाँ पर सेंटर रखे गए हैं, ठीक है। तो वैकेंसी जो निकल रही है आरजेएस की उसके बारे में तो आपको पता है, लेकिन इसमें आपको कुछ चीज़ों के बारे में और समझना है। जैसे कि आपका जो वेतन इन्होंने डिसाइड किया है कि ये जो पैसा है जो आपको सैलरी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, ठीक है, उसका भी उस नोटिफिकेशन में जिक्र किया गया है। जैसे कि 77,000 के करीबन, 77,000 के करीबन मिलेगी, है ना। तो वो लमसम में अगर देखोगे तो वो 78,000 है, क्योंकि 840 रुपए और एक्स्ट्रा जोड़ रखे हैं, तो वो करके इस तरीके से बता रखा है। लेकिन वो कितनी हो सकती है, तो कह रहे हैं मिनिमम जो क्राइटेरिया है उस सैलरी का वो 77,000 से स्टार्ट है और कितना है तो बता रखा है 136,000, मतलब 1,36,000 तक का वो रहेगा, ठीक है। तो ये एक यहाँ पर आपको सैलरी के बारे में भी जिक्र किया गया है। तो हमें अभी सैलरी के बारे में तो इतना ध्यान देना नहीं है, हमें तो क्या करना है, आरजेएस के सिलेबस को देखना है, क्योंकि हमें पहले आपका रिक्रूटमेंट होगा उसके अंदर, तभी तो हमारा कोई काम बनेगा ना। सैलरी तो हम बाद में देख सकते हैं। तो मेन जो बात है यहाँ पर वो है किस बात के बारे में, कि जो ये वैकेंसी निकली है 222, इसके लिए सिलेबस हमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से स्टडी करनी है, कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी है, उस पर हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपके सामने वही पहले वाले सिस्टम रखा है, प्री, मेंस, ठीक है, मेन है और एक है आपका इंटरव्यू। 3 स्टेजेस में ये डिवाइड है आपका। यहाँ पर 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस आएंगे और ये 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। इसमें 70% वेटेज तो होगा किसका, लॉ का, और 30% आपकी लैंग्वेज जो होती है जैसे कि हिंदी, और दूसरा क्या है, इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, तो सेम पहले वाला ही पैटर्न है। इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है यहाँ पर। तो बस
100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आएंगे, वेटेज वही है, ठीक है। अब इसमें आपको थोड़ी सी एक चीज ध्यान रखनी है कि प्री में अगर प्री पास करके आपको अगर मेंस के पास जाना है तो उसके लिए थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखना है। जैसे कि SC और ST वाले जो लोग होंगे उनके लिए तो क्या रखा है कि 40% उनको नंबर लाने पड़ेंगे, ये मिनिमम क्राइटेरिया है कि इतने तो आने चाहिए, कट ऑफ वाली बात तो अलग ही है, ठीक है। और दूसरा जो जनरल कैटेगरी के और अदर कैटेगरी है हमारी, जैसे OBC हो गए और दुनिया भर के लोग हो गए, उनकी बात अगर कर रहे हो तो उनके लिए 45 मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे प्री के अंदर, जब जाकर के पास होंगे। मिनिमम है, ध्यान रखना। कट ऑफ जो निकलेगी मतलब हाईएस्ट मार्क्स जो होंगे उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होंगे कि कितने लोग उसमें पास हो रहे हैं, ठीक है। तो मिनिमम का यहाँ पर क्राइटेरिया दे रखा है कि ST SC के लिए तो 40% और 45% है जनरल और जो OBC अदर कैटेगरीज हैं उनके लिए, ठीक है। अब यहाँ जब आपने ये मार्क्स प्राप्त कर लिए तब जाकर के आपका क्राइटेरिया कहाँ फुलफिल होगा कि मतलब आप एलिजिबल हो जाओगे मेंस के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो मेंस के एग्जाम के लिए क्या क्या चीजें होंगी उसके लिए इन्होंने बता रखा है कि मेंस के एग्जाम में आपके लिए 2 पेपर आएंगे, किसके, लॉ के। तो एक तो होगा फर्स्ट लॉ पेपर और एक होगा सेकंड लॉ पेपर। अभी फर्स्ट और सेकंड लॉ पेपर क्या है तो आपको पता ही है, इसके अंदर तो सिविल है, एक में क्रिमिनल के बारे में बता रखा है, क्रिमिनल लॉ के बारे में, और एक थर्ड पेपर होगा आपका मेंस का ही, तो वो है आपका हिंदी और इंग्लिश के ऐसे राइटिंग, और वो जो आपको पहले से जो पैटर्न है सेम ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन सबसे बढ़िया बात जो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही थी, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से लॉ पढ़े, नए लॉ पढ़े या पुराने लॉ पढ़े, उसकी बात यहाँ पर जिक्र कर दिया गया है कि इन्होंने कह दिया कि आप अगर RGS की तैयारी कर रहे हो और सिलेबस को अगर आपको पढ़ना है, कौन सी तैयारी करनी है, किन लॉज को पढ़ना है, तो आपको पता है आपके जो नए लॉज आए थे, जो जैसे कि IPC को लेकर के नया चेंज हुआ था, एविडेंस एक्ट को लेकर के चेंज हुआ था, और एक था CRPC, इनको लेकर के आपको लग रहा था कि भाई इनमें रिफॉर्म हो गए हैं, नए लॉ आ गए इनकी जगह पर। तो अब ऐसा है कि ये जो लॉ पुराने हैं वही आपके लिए मैंडेट किए गए हैं, वही रखे गए हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है कि आपको अगर तैयारी करनी है तो इन्हीं पिछले जो लॉ थे आपके पुराने वाले उन्हीं को पढ़ना है, नए लॉ को आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना पड़ेगा। और सिलेबस सेम है। इस सिलेबस के अंदर जैसे कि आपने पढ़ा है, लोकल राजस्थान का एक ही लॉ है, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, पॉश एक्ट पहले से ही जो आपके पिछले सिलेबस में आया था वही है। इसके अलावा आपका पॉक्सो है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है, जो माइनर एक्ट है वो भी इसमें जोड़ दिए गए हैं ना। तो उनमें कोई चेंज नहीं है कि हम सोच रहे हैं कि सिलेबस अलग से चेंज होकर के आएगा इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है इनको, तो वो वाली बात नहीं है। बाकी मैं आपको बता ही रहा था कि इस महीने के ही 10 दिन के अंदर अंदर वैकेंसी आएंगी, और वैसा ही हुआ कि 10 दिन के अंदर अंदर वैकेंसी तो आ गई, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत ये हो गई है कि पेपर जो है वो जल्दी रख दिया इन्होंने, डेट उसकी प्री की थोड़ी जल्दी रख दी। तो कोई बात नहीं, जो डेट अगर रख दी है तो उसमें कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, लेकिन अब हमें थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और जल्दी। देखो टाइम अगर कम है, यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, टाइम तो यहाँ पर है कम और लोग हैं ज्यादा और लोग हड़बड़ा जाएंगे इस चीज को लेकर के। अब आपको यहाँ पर पेशेंस बना करके रखना है। आपका जितना अच्छा पेशेंस रहेगा, ध्यान रखना इस बात के बारे में, आपका जितना अच्छा पेशेंस रहेगा तो आप यहाँ पर जंग भी जीत सकते हो। देखो जो पिछले टाइम से तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने भी उम्मीद छोड़ दी थी कि भाई कब ये वैकेंसी आएंगी कब नहीं आएंगी, तो उनका भी अब उतना ही है जितना आपका है। ध्यान से समझने का कि जब 2022 की बात हो रही थी तो उनको लग रहा था कि यार अभी नहीं आई, चलो कोई बात नहीं 2023 में आ जाएगी। 2023 को भी छोड़ दिया तो उनको लग रहा था कि दिसंबर में आएगी, कभी कह रहे हैं जनवरी में आएगी, कभी मार्च में आएगी, उसको भी छोड़ दिया। तो अब आ गई 2024 में। तो जिन्होंने पहले पढ़ रखा था उन्होंने अपना टाइम पीरियड जो है ना डिले कर दिया, उन्होंने अभी पढ़ना छोड़ दिया इस दौरान। तो अब वो भी उसी सिचुएशन में है जिस सिचुएशन पर आप हो। बस ये उनको तो थोड़ा रिवाइज जल्दी हो जाएगा, थोड़ा आपको टाइम लगेगा जो नए कैंडिडेट हैं इस चीज के लिए, है ना। तो ध्यान से बस इतना ध्यान रखना है कि पेशेंस कितना है आपके अंदर, पेशेंस लेवल बना के रखना है। और पहले कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं इसकी भी स्ट्रेटेजी बना के रखनी है। जैसे सपोज करो आपकी CRPC पढ़ी हुई है पहले से, IPC आपकी पहले से पढ़ी हुई है, तो उनको पहले कवर कर लो। इंडेक्स पढ़ ली, इंडेक्स के, क्योंकि अभी आपको प्री का एग्जाम देना है, तो जिस हिसाब से उसकी कैटेगरी है कि किस तरीके से उसकी स्ट्रेटेजी बना लो कि पहले इंडेक्स तैयार करनी है सारे सिलेबस की, चाहे वो CRPC है, IPC है, एविडेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको भी आप पढ़ रहे हो। और इसमें सबसे बड़ी बात
कि आपको पता है कि जब पिछली बार जो आरजीएस का एग्जाम हुआ था उसमें जनरली जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए थे, चाहे प्री में आए हो चाहे मेंस में आए हो, वो माइनर एक्ट से आए थे। ये बात पता है ना आपको? तो अब इस चीज के बारे में आपको यहाँ पर भी ध्यान देना है कि अगर आपको तैयारी करनी है और ये जंग जीतनी है तो सबसे पहले मेजर को छोड़ करके माइनर के पीछे लग जाना, क्योंकि आपको मेजर तो वैसे भी याद नहीं थे। अगर याद है तो उसमें दिक्कत आएगी आपको अभी। तो सबसे पहले क्या करना है, माइनर एक्ट को कंठस्थ याद कर लो, उस पर अपनी एक बार पकड़ जमा लो अच्छे तरीके से, ठीक है, क्योंकि आपको पता है माइनर में कुछ ना कुछ तो आता ही है। फिर उसके बाद उठाओ मेजर, और वो मेजर उठाओ जो आपकी पसंदीदा है, क्योंकि आपके पास टाइम तो है नहीं इतना, तो आप सबको उठाने बैठे हो कि भाई पहले टफ वाले को उठा लेता हूँ, सिंपल वाले को। पहले क्या करना है, जो आपको याद है उसको पहले तैयार कर लो अच्छे तरीके से, और उसके साथ साथ धीरे धीरे करके जो आपको टफ लग रही है चीज, जैसे सीपीसी, बहुत लोगों को सीपीसी टफ लगती है या कोई और टीपीए टफ लगता है, तो उनको उसके साथ साथ उठाते जाओ। तो आपकी दोनों तरह की, मतलब आप कुल मिला के बात कहने की मेरी बस इतनी सी है कि आपके पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इन 2 महीनों के लिए। अगर आपके पास स्ट्रेटेजी है तब तो आप जंग जीत जाओगे, मतलब प्री में पास हो जाओगे, नहीं तो फिर देखो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके की चीजों को ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको 100 मार्क्स में मैंने ये बताया, फर्स्ट लॉ पेपर, सेकंड लॉ पेपर में क्या होता है, हिंदी इंग्लिश ऐसे क्या होते हैं, ये तो बात की बात है, इसके बारे में तो अभी हमें जिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। केवल हमें अभी प्री के सिलेबस के बारे में ही फोकस करना है कि प्री में क्या क्या चीजें आ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्री के पेपर के बारे में बात कर रहे हैं। अब हमने सिलेबस की बात कर ली, वैकेंसी की बात कर ली, लेकिन हमें पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन कैंडिडेट ये पेपर दे सकते हैं, कौन एलिजिबल है इस पेपर को देने के लिए। आरजीएस की वैकेंसी जिनके लिए आई है, कौन कौन व्यक्ति एलिजिबल है। तो यहाँ पे बस थोड़ी सी चीजें याद रखो। सबसे पहले तो जिसकी एलएलबी हो रखी हो, ठीक है, या जिन्होंने बीए एलएलबी या 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जो कर रखे हैं या जो भी कोर्स कर रखे हैं, ठीक है, बीए एलएलबी, बीएससी एलएलबी, मतलब उनको 5 ईयर की, 3 ईयर एलएलबी है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 ईयर एलएलबी कर रखी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पर एक चीज की बात और है कि अगर मान लो कोई परसुइंग है जिनका लास्ट ईयर चल रहा है, जैसे कि 3rd ईयर चल रहा है किसी बंदे का, या किसी का 5th ईयर चल रहा है या 9th सेमेस्टर चल रहा है, तो अगर लास्ट ईयर के अंदर है तो वो परसुइंग एलएलबी है ना, एलएलबी परसुइंग है, तो ऐसे केस में भी वो लोग भी क्या कर सकते हैं, इस एग्जाम को दे सकते हैं। लेकिन उनके लिए क्राइटेरिया ये रखा है कि प्री का एग्जाम तो दे सकते हैं, लेकिन मेन के एग्जाम को देने से पहले उनके पास डिग्री आ जानी चाहिए, तभी वो एलिजिबल होंगे मेन के एग्जाम के लिए। ध्यान रखिए बात। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन बताई गई है उसमें एक चीज और देखनी है, क्वालिफिकेशन में एज लिमिट, एज के बारे में क्या बता रखा है, तो ध्यान रखना 21 साल की एज बताई है, ठीक है। तो कम से कम 21 साल की एज होनी चाहिए। और दूसरा कितनी एक्सटेंड कितने तक हो सकता है, तो 40 साल तक की एज तक जो व्यक्ति होगा वो ये पेपर दे सकता है, किसी भी कैटेगरी का हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 21 से 40 तक का तो यहाँ पर क्राइटेरिया दे दिया आपको इस एज के हिसाब से। लेकिन इन्होंने कहा है कि जैसे अगर मान लो SC ST के लोग हैं, अदर कोई कैटेगरी में है ना, जैसे कि EWS एक जनरल कैटेगरी के अंदर रिजर्वेशन का प्रावधान रखा गया है, तो वो लोग आ गए। इसके अलावा ST SC हो गए, EWS वाले हो गए, और महिलाएं हो गई, उनके लिए इन्होंने 5 साल का रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा दिया है। कितने का है? 5 साल का। तो अब कितना रिलैक्सेशन मिल जाएगा उनको, तो यहाँ पर 40 + 5 = 45, मतलब जब तक वो 45 साल के ना हो जाए तब तक के लिए उनको ये 5 साल का रिलैक्सेशन और मिल गया। अब ये रिलैक्सेशन तो सबके लिए हो गया। एक और चीज यहाँ पर देखनी है कि वैकेंसी कब से नहीं आई है, 2022 से नहीं आई। तो 22, 23 और 24 3 साल के जो पीछे के छूट गए हैं आपके, उनको भी ये इंक्लूड कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अब अगर कोई व्यक्ति जो है जो एलिजिबल केवल 2022 के पेपर को देने के लिए था और अब आ गई 2024, उसकी वजह से ये 45 साल की जगह 47 साल का हो गया, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये कह रहे हैं कि आपकी जो एज है वो किससे काउंट करी जाएगी, 2022 के पेपर से काउंट होगी, क्योंकि वहां से पेपर दिया नहीं था। तो आपकी गलती थोड़ी ना थी, वो तो आरजीएस का एग्जाम ही नहीं निकला, ना उसकी वैकेंसी निकली, तो आपकी कोई गलती नहीं है इसमें।
तो फिर उसके लिए ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट काम करेगा यहाँ पर कि भाई उस टाइम पे पेपर देने के लिए एलिजिबल था लेकिन पेपर ही नहीं हुए, तो अब वो 2024 में एलिजिबल नहीं भी है तब भी उसका डेट कहाँ से काउंट होगा, 2022 से काउंट होगा। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको जाननी जरूरी थी। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या समझ लिया, आरजेएस की वैकेंसी के बारे में कि कितनी वैकेंसी आई है। दूसरा हमने यहाँ पर देखा कि सिलेबस क्या है, तो प्री के सिलेबस में कितना क्या 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 चीजें होंगी उसके बारे में देख लिया, जहाँ पर 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। 70% की लो आएगी और हिंदी इंग्लिश 30% की आएगी। दूसरा कोई नेगेटिव मार्किंग वहां पर होगी नहीं, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस था, सिलेबस में आपने देखा। और इसके अलावा क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो LLB BLLB होनी चाहिए, नहीं तो फिर परसुइंग होना चाहिए, ठीक है। और एज लिमिट क्या है, 21 साल से 40 साल, और यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन भी मिलने की बात हो रही है, ठीक है। तो ये आपकी कुछ चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो बहुत खुशी की बात है, आज की डेट 9 अप्रैल 2024 को ये आया है, तो सभी को बहुत बहुत बधाई, थैंक यू।